Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Social Science with Taposhi. So, today I am going to start the new chapter of history, that is chapter number 17, the era of Harsha. In the previous chapter, we have already learned about Gupta Empire and how the Gupta Empire declined. The subsequent kings of the Gupta Empire were not as famous as Samudragupta and Chandragupta II. The rule of Gupta continued till 570 AD or CE, you can write CE also. They had to fight many wars with the Huns, which made them weak. Hun से लड़ाई होने के कारण जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो वीक हो गई थी और यहीं से गुप्ता डायनेस्टी का फॉल शुरू हो जाता है. एंड आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी द कंट्री वॉज अगेन डिसइंटीग्रेटेड, डिवाइडेड into many new kingdoms arose in India, and during this time the Vardhaman dynasty started increasing their power under the first ruler. और इसी टाइम वर्धमान डायनेस्टी ने अपनी पावर शुरू कर ली. गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ था, हरियाणा में अंबाला जिले में थानेसर नाम की जगह पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी. और इसी वंश में सबसे इम्पॉर्टेंट जो राजा थे या who established this large kingdom वो थे प्रभाकर वर्धन. प्रभाकर वर्धना ने 580 CE से 605 CE तक शासन किया एंड ही एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने बहुत बड़ा किंगडम एस्टैब्लिश किया. और उसके बाद और इनके जो प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे. एक का नाम राज्यवर्धन, इनके सबसे बड़े बेटे थे, और उसके बाद दूसरे नंबर पे थे हर्षवर्धन, और इसके बाद एक बेटी भी थी जिनका नाम राजश्री था. प्रभाकर वर्धन के बाद उनका बेटा आया था राज्यवर्धन, जिन्होंने थानेसर में शासन किया. और उन्होंने कब से कब तक किया, 605 CE से 606 CE तक. सिर्फ इतने एक ही साल शासन किया. क्यों? क्योंकि उनको शशांक ने मार गिराया था. द रूलर ऑफ बंगाल, ही गॉट किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल. बंगाल के राजा ने उनको मार गिराया था. इसी लड़ाई के दौरान ही राज्यवर्धन का देहांत हो जाता है. इसके बाद उनका दूसरा बेटा राजगद्दी संभालता है, जिनका नाम था हर्षवर्धन. हर्षवर्धन स्थानेश्वर के, जो कि अभी हरियाणा में है, उसी टाइम वो सिर्फ जब राजगद्दी संभाला उन्होंने, वो सिर्फ 16 ईयर्स के थे. और वो कब आए, 606 CE में. अब क्वेश्चन आता है राज्यवर्धन के बारे में. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलता है, किन चीज़ों से पता चलता है राज्यवर्धन के हर्षवर्धन के बारे में, कहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है. कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड सम रॉक एडिक्ट्स. उस टाइम जो इंस्क्रिप्शंस थे या कॉइन्स या रॉक एडिक्ट्स थे, उनसे पता चलता है. इवन ट्रैवल अकाउंट ऑफ हेनसांग, जो हेनसांग चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उनके जो बुक्स हैं उन्होंने भी हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है. हर्षवर्धन बहुत ही फेमस राजा थे वर्धन डायनेस्टी के. और किनसे पता चलता है, बाना भट्टा, जिन्होंने हर्षचरिता लिखा. और इसके अलावा हर्षवर्धन ने खुद जो बुक्स लिखी, उनसे भी हमको हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है. उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, उनकी बुक्स का नाम है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली. इसी तरह अब आप देखिए, अब हम हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में जानेंगे. हर्षवर्धन ने 606 CE में राजगद्दी संभाली और उन्होंने कब तक शासन किया, 647 CE तक, तो करीबन 41 ईयर्स. और उनका एम्पायर में क्या क्या थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार. आप इस मैप में भी देख सकते हो हर्षवर्धन ने कहाँ इंडिया में उनका जो एम्पायर था कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था. इसके बाद आता है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा था. सेम द सुप्रीम पावर, जो सुप्रीम पावर थी,
दैट वॉज इन द हैंड ऑफ किंग, राजा के हाथ में थी। ही वॉज द हेड ऑफ द जुडिशियल एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो जुडिशियल के भी हेड थे यानी न्याय भी करते थे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी हेड थे। इवन वो कमांडर इन चीफ भी थे एंड लेड हिज फोर्सेस इन वॉर, और जब भी लड़ाई करते थे उसमें वो कमांडर एंड चीफ भी हुआ करते थे। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज क्वाइट सिमिलर टू गुप्ता, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल गुप्ता से मिलता जुलता था। अब आप बोलोगे मैडम गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आप ध्यान आ रहा होगा कि गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम वो किस पे डिवाइड था। अगेन द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस में डिवाइड था, जिसको भुक्तीस कहा जाता था। और फिर भुक्ति का जो हेड होता था वो उपारिका होते थे भुक्ति के हेड, वो जो नॉर्मली प्रिंस हुआ करते थे। इस तरह भुक्ति विश्यास में डिवाइड था, भुक्ति को देश भी कहा जाता था। और उसके बाद विलेज पंचायत भी होती थी, और विलेज पंचायत में हेड कौन था उसका, ग्रामिक। ही लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजेस, वो विलेजेस के नीड्स को देखता था। इवन और उसके पास उस ऑफिशियल्स भी थे जो उसको ग्रामिक को, जो हेड ऑफ द विलेज है, उसकी हेल्प किया करते थे। अब वो भुक्ति और विश्यास में कैसे डिवाइड थे, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आप अपने दिमाग में लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इंडिया को अच्छी तरह से चलाने के लिए किस में डिवाइड है, इंडिया अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है ना। इंडिया को 28 स्टेट्स में, और 28 स्टेट्स उसके बाद वो एक स्टेट में क्या है, फिर वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है, उसके बाद ब्लॉक में और फिर विलेज में। इसी तरह हमारे पूरे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छी तरह चलता है। तो इसी तरह इन्होंने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पूरे किंगडम को भुक्तीस, फिर विश्यास और फिर उसके बाद ग्राम विलेजेस, इसमें डिवाइड कर रखा था। ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट एंड एडवाइस हिम, उसके पास मिनिस्टर्स की एक ग्रुप थी जो उसको असिस्ट और एडवाइस करती थी, लेकिन राजा बाउंड नहीं था उसको सुनने के लिए, वो सिर्फ सबकी सुनता था और जो राज्य के लिए उचित होता वही करता था। हिज मिनिस्टर्स, और उसके मिनिस्टर्स को सचिव कहते थे। तो इस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। हर्षा बहुत ही बिनोवलेंट रूलर हुआ करता था, उसको बहुत चाहते थे लोग, और इसी उन्होंने टेम्पल्स, चैत्यास, विहार, धर्मशाला, स्कूल्स ये बनवाए थे लोगों के लिए। इवन नालंदा यूनिवर्सिटी भी हर्षा के टाइम में की है, जिनको, और उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी में जो नालंदा यूनिवर्सिटी चलती थी उसके लिए नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ग्रांटेड द इनकम, और उनका इनकम कहाँ से आता था नालंदा यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए 200 विलेजेस से लिया जाता था, ग्रांट लिया जाता था फॉर द डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, इसकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी की। इसके बाद आ जाता है आपका रिलीजन। रिलीजन के बारे में पहले हर्षा क्या था, डिवोटी ऑफ विष्णु एंड शिवा, शिवा एंड सूर्य। हर्षा सबसे पहले शिव जी और सूर्य जी की पूजा किया करते थे। इसके बाद आता है आपका वो उसके बाद कौन सा धर्म अपनाने लग गए, इसके बाद इसके कुछ कॉइन्स आपके कहाँ से मिला हुआ है, कुछ कॉइन्स आपके फर्रुखाबाद यूपी से मिला हुआ है, जिसमें पार्वती और सूर्य बनी हुई है। तो ये कुछ कॉइन्स हैं, आप देख रहे हो ये कुछ कॉइन्स मिले हैं हर्षा के टाइम के। लेकिन इसी टाइम में जो हर्ष थे वो किसके कांटेक्ट में आए थे, वो चाइनीज़ ट्रैवलर हेनसांग के कांटेक्ट में आए थे। देखिए आप, ये हेनसांग है, इनके कांटेक्ट में आए थे। इनके कांटेक्ट में आने के बाद उन पे बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, तो वो बुद्धिज़्म भी बाद में अपनाने लग गए। हेनसांग से मिलने के बाद वो बहुत ही टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड ऑल द रिलीजियंस, सारे रिलीजियंस के प्रति बहुत टॉलरेंट थे। इसके बाद उन्होंने वैष्णविज्म और शैविज्म, मोस्ट पॉपुलर सेक्ट्स, वैष्णविज्म जो विष्णु की पूजा करते हैं और शैविज्म जो शिव जी की पूजा करते हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट सेक्ट थे हिंदुइज्म धर्म के। हर्षा एक कॉन्फ्रेंस किया करता था, हर्षा एक मीटिंग किया करता था, और इस
मीटिंग में वो क्या करता था, कहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती थी, ये कॉन्फ्रेंस होती थी प्रयाग, इलाहाबाद में, जहाँ पे संगम किस किस का, गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। वहाँ पे प्रयाग में एक मीटिंग किया करता था हर 5 ईयर्स में, और जिसमें वो एल्म्स मीन्स दान दिया करता था। किसको? 5 लाख नीडी एंड पुअर पीपल, कम से कम 5 लाख नीडी और पुअर पर्सन को वो एल्म्स दिया करता था। हर्षा सब कुछ दान में दे दिया करता था, इवन वो अपने क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स भी दे देता था। और कभी उसके बाद वो अपने क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स के लिए वो अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता था। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इवन उसके जमाया हुआ सब कुछ धन तो वो देता ही था, इवन उसके जो अपने क्लोथ्स थे वो अपने पास भी कुछ नहीं रखता था। और उसके बाद उनके बाद में अपने लिए वो किससे मंगवाता था? अपनी बहन राजश्री से। अब आते हैं हम सोशल कंडीशन, सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी अगेन आप लोगों को पहले ही बता रखा है, जब भी सोसाइटी आए तो आप क्या लिखोगे? द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नास, दैट वॉज ब्राह्मीन्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मीन्स को हाईली रेस्पेक्ट किया करते थे, ये तो एज यूजुअल वो ऊंची जाति के मानते थे, इसलिए उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। दे लेड ए पायस लाइफ, वो बहुत आराम से रहते थे और लोग हारमोनियसली बहुत शांतिपूर्वक रहते थे। शूद्रास की पोजीशन सोसाइटी में अच्छी नहीं थी, तो वो है कि नीची जाति के मानते थे, इनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी। एंड दे लेड आउटसाइड द टाउन्स, उनको शहर से बाहर रहना पड़ता था, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी क्योंकि दे वर लेबर्स। अब आता है इकोनॉमिक कंडीशन। आर्थिक कंडीशन कैसी थी? इकोनॉमी वेल डेवलप्ड था, बहुत ही डेवलप्ड उनकी आर्थिक स्थिति थी। पीपल वेर प्रॉस्परस एंड हैप्पी, बहुत खुश थे और समृद्ध थे। और ट्रेड का जो मेन सेंटर वो थे कपिशा, इंटरनेशनल कपिशा से आपका ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। और ताम्रलिप्ति जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से भी फॉरेन ट्रेड, यानी फॉरेन ट्रेड कहाँ कहाँ से होता था? कपिशा और ताम्रलिप्ति, यहाँ से। और एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का। एंड दे हैड टू पे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एज टैक्स, उनको 1/6 भाग का 1 भाग टैक्स देना पड़ता था। बहुत ही कम टैक्स था कि 1/6, तो टैक्स बहुत कम था जो उनको पेमेंट उनकी प्रजा को, हर्ष की प्रजा को देनी पड़ती थी। अब लास्ट टॉपिक आपका है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल सेंटर था एजुकेशन का, देश विदेश से यहाँ लोग पढ़ने आते थे। कहा जाता है इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। और ये कहाँ पे है? नालंदा पटना के नियर, पटना के पास है, और बिहार की कैपिटल। और यहाँ पे देश विदेश से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे, इतनी फेमस यूनिवर्सिटी थी। आजकल हम पढ़ने जाते हैं बाहर, और तब देखो वहाँ से बाहर के जो स्टूडेंट्स थे वो स्पेशली नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। लेकिन हर्षा के कारण ही ये आपकी वर्धन डायनेस्टी इतने सालों तक चली, या पुष्यभूति जो डायनेस्टी थी वो इतने सालों तक चली। हर्षा का डेथ के बाद 647 CE में वर्धन डायनेस्टी ने अपनी ग्लोरी खो दी, और उसके बाद तुरंत ही उसके, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन थी वो संभाल नहीं पाई इतनी बड़ी डायनेस्टी को, इतने बड़े एम्पायर को। फिर से बहुत छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स में फिर से बंटना शुरू हो गए, वो आपस में ही अलग होने लग गए वर्धन डायनेस्टी से, और इंडिपेंडेंट किंगडम्स में बंटने लग गए। और उसी टाइम साउथ में कौन आया? चालुक्यास, पल्लवास, ये साउथ में आ गए थे, और वो साउथ में बहुत पावरफुल बन गए। तो चालुक्यास और पल्लवास के बारे में तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है, लेसन नंबर 17, वो ख़त्म हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन वेरी वेल, सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, गुड बाय।